Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Nagin Group of Studies. Here we are again with a new topic from the chapter Political Parties. प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में हमने पार्टी सिस्टम के बारे में पढ़ा था कि भी किसी भी कंट्री में पार्टी सिस्टम किस तरीके से एग्जिस्ट करता है और किस तरीके से अलग अलग कंट्रीज में पार्टी सिस्टम अलग अलग होते हैं। जहाँ पे हमने 3 टाइप्स पढ़े थे। वन पार्टी सिस्टम क्या होता है, जहाँ पे एक ही पार्टी एग्जिस्ट करती है और किसी दूसरी पार्टी को अलाउड नहीं किया जाता ड्यू टू द फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट दैट एग्जिस्ट इन दैट पर्टिकुलर कंट्री, जो कि आपकी डिक्टेटरशिप से रिलेटेड होती है। और इसके अलावा हमने पढ़ा था 2 पार्टी सिस्टम के बारे में, जहाँ पे आपकी 2 पार्टी सिस्टम होती हैं जो कि आपके सीरियस कंटेंडर्स होते हैं, और जो आपका कैंडिडेट होता है बेटा उन्हीं 2 पार्टी से क्या किया जाता है बेटा, इलेक्ट किया जाता है। वो आपका हमने 2 पार्टी सिस्टम से पढ़ा था, जिसके हमने अलग अलग एग्जाम्पल भी लिए थे। फॉर एग्जांपल 1 पार्टी सिस्टम का एग्जाम्पल हमने लिया था बेटा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से, और हमने 2 पार्टी सिस्टम का एग्जाम्पल लिया था बेटा यूके से और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिया था। उसके बाद हमने इंडिया के बारे में पढ़ा था, जो कि आपका आज हमारा मेन टॉपिक रहेगा मल्टी पार्टी सिस्टम, क्योंकि आपका जो टॉपिक है पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया वो आपका मल्टी पार्टी सिस्टम से बिलोंग करता है। तो इसीलिए हम एक बार मल्टी पार्टी सिस्टम को रिवाइज करेंगे ताकि ये टॉपिक आपका दूसरे से कनेक्टेड रहे। When several party exist in country and each has the capability of forming the government either on its own or in alliance with the other parties, जब several parties आपकी exist करती हो country में और each has the capability of forming the government, और उनकी क्या हो बेटा, capability हो गवर्नमेंट को फॉर्म करने की either on its own, या तो खुद गवर्नमेंट को फॉर्म करें। देखो, जैसे आज हम पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया को पढ़ने वाले हैं, तो हमें अपने देश की पार्टीज़ के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि आपको पता है 2 मेन पार्टीज़ हमारे सिस्टम में एग्जिस्ट करती हैं, और हमारी जो मेन पार्टीज हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम सेंटर लेवल की बात करें तो वहाँ पे बीजेपी है या कांग्रेस पार्टी आपकी एग्जिस्ट करती है, जो कि आपका 2 पार्टी सिस्टम से रिलेटेड आप उसको बोल सकते हो। लेकिन इन पार्टी के अलावा उसमें इलेक्शंस दूसरी पार्टीज़ भी वहाँ पे बेटा कंटेस्ट करती हैं। दैट्स वाई इंडिया के सिस्टम को मल्टी पार्टी सिस्टम बोलते हैं। देखो, जो दूसरी पार्टी होती है, जो आपकी इन 2 पार्टी जो मेन पार्टीज़ हैं, कांग्रेस है या फिर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी पार्टी है बेटा, इसके अलावा दूसरी पार्टीज़ होती हैं बेटा, वो भी इलेक्शंस में कंटेस्ट करती हैं, और वो दूसरी जो पार्टी होती हैं बेटा कांग्रेस के साथ या बीजेपी के साथ अलायंस करके बेटा गवर्नमेंट की फॉर्मेशन कर देती हैं। दैट्स वाई इंडिया के सिस्टम को मल्टी पार्टी सिस्टम बोला जाता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज और होता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ए 2 पार्टी सिस्टम एंड मल्टी पार्टी सिस्टम। देखो, 2 पार्टी सिस्टम्स में क्या होता है, इलेक्शंस जो कंटेस्ट होते हैं उसमें सिर्फ 2 ही पार्टी एग्जिस्ट करती हैं। वहाँ पे ऐसा नहीं होता है कि कोई दूसरी पार्टी भी इलेक्शन वहाँ पे कंटेस्ट कर रही है, नहीं। लेकिन मल्टी पार्टी सिस्टम में मेन पार्टी तो 2 ही होती हैं, गवर्नमेंट की फॉर्मेशन तो 2 ही करती हैं, लेकिन वो अलायंस का इस्तेमाल भी कर लेती हैं, कोलिशन गवर्नमेंट का भी इस्तेमाल कर लेती हैं। दैट्स वाई उनको मल्टी पार्टी सिस्टम बोला जाता है। तो इस प्रकार इंडिया क्या है, एक मल्टी पार्टी सिस्टम है। In such a system, many political parties come together and join hands for contesting the elections। एक साथ आती हैं और इलेक्शंस में क्या कर लेती हैं बेटा, हैंड्स को ज्वाइन कर लेती हैं और इलेक्शंस को कंटेस्ट करती हैं, एंड फॉर्मिंग ए गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट की फॉर्मेशन करती हैं। दे आर नोन एज अलायंस और ए फ्रंट। उनको या तो कोलिशन गवर्नमेंट बोला जाता है या फिर अलायंस गवर्नमेंट बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हम हरियाणा का एग्जाम्पल लेते हैं या किसी दूसरे स्टेट का लेते हैं, फॉर एग्जांपल एट द टाइम प्रेजेंट सिनेरियो इन हरियाणा बीजेपी एंड जेजेपी, दैट इज़ जेजेपी और बीजेपी ने अलायंस करके गवर्नमेंट की फॉर्मेशन की है, जो कि आपके स्टेट लेवल की गवर्नमेंट है, जिसको हम अलायंस गवर्नमेंट या फिर हम उसको फ्रंट गवर्नमेंट बोलते हैं। और ये जो अलायंस हो सकती है बेटा, ये किसी दूसरी पार्टी के साथ भी हो सकती है, जो कि कोई अदर पार्टी है जो स्टेट लेवल पे वर्क कर रही है, या फिर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के साथ भी हो सकती है। ऐसा ज़रूरी नहीं होता बेटा कि एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के साथ ही अलायंस कर सकती है। उसके अलावा बेटा ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के रूप में भी क्या कर सकती है, अलायंस कर सकती है। दूसरी तरफ मल्टी पार्टीसिज्म में लीड टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी आ जाती है, क्योंकि वहाँ पे खुद के एजेंडे देखना स्टार्ट कर देते हैं, और जो अलाउ करते हैं रिप्रेजेंटेशन को वैरायटी ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है। क्योंकि अब अलायंस होगा तो बेटा दूसरी पार्टी भी आएगी, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी आएंगे, अब उनके बीच में इंटरेस्ट के ओपिनियन भी अलग अलग हो जाते हैं, क्योंकि अब तो पार्टी अगर सेम है तो ओपिनियन सेम है, झगड़े होने के चांस कम है, इंटरेस्ट उनके सेम है, सेम उनका सिनेरियो, एजेंडे पॉलिसीज भी सारी क्या है, सेम है। लेकिन कई बार क्या होता है, जब
दूसरी इंडिपेंडेंट पार्टीज़ हमारी आ जाती हैं तो इंटरेस्ट और उनके पब्लिक ओपिनियंस क्या हो जाते हैं बेटा, डिफरेंट हो जाते हैं। और उनके पब्लिक ओपिनियन के डिफरेंट होने के कारण क्या हो जाता है बेटा, इंस्टेबिलिटी आ जाती है और इंटरेस्ट चेंज हो जाते हैं और जो आपकी गवर्नमेंट है बेटा उसके इफेक्टिव ना होने का खतरा हो जाता है। तो ये एक बेटा ड्रॉबैक भी होता है किसका, अलायंसेस का। तो ये था बेटा आपका मल्टी पार्टी सिस्टम जो कि आपका इंडिया में एग्जिस्ट करता है। आज हम जो पढ़ने वाले हैं बेटा वो है पॉलिटिकल पार्टीज़ इन इंडिया बेटा। तो इंडिया में हम देखेंगे पॉलिटिकल पार्टीज़, हमने ये तो पता लगा लिया कि इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम एग्जिस्ट करता है जहाँ पे अलायंस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का भी होता है या फिर गवर्नमेंट ऑन देयर ओन भी एग्जिस्ट करता है। लेकिन आज हम पढ़ने वाले हैं इसको डिटेल में, दैट इज़ हाउ पॉलिटिकल पार्टीज़ एग्जिस्ट इन इंडिया। लेकिन ये हमने पढ़ लिया था बेटा कि पार्टीज़ हमारे इलेक्शन कमीशंस में अगर हम टोटल पार्टीज़ देखें तो मोर देन 750 पार्टीज ऐसी हैं जो इलेक्शन कमीशन के अंडर रजिस्टर्ड हैं और जो इंडिया में एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन इन पार्टीज़ में सारी की सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो सीरियस कंटेंडर्स नहीं हैं जो इलेक्शंस में सीरियसली हैं। हाँ, वो रजिस्टर्ड हैं पार्टीज़ के रूप में, बट दे आर नॉट ऑल द पार्टीज़ आर कंसीडर्ड एज सीरियस कंटेंडर्स। दे आर नॉट, ये कुछ ही पार्टी होती हैं जो सीरियस कंटेंडर होती हैं, जो सीरियसली अपनी पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट करती हैं, अपने एजेंडे को पब्लिक के सामने रखती हैं और पार्टीज़ के रूप में एग्जिस्ट करती हैं। तो इस प्रकार 750 से ज़्यादा पार्टीज़ हैं जो इलेक्शन कमीशन ने रजिस्टर्ड कर रखी हैं। लेकिन एक बात यहाँ पे ज़रूर है बेटा, अगर किसी पॉलिटिकल पार्टीज़ को अपने आप को एग्जिस्टेंस में लेके आना है तो उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंडर क्या करना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, जिसके अपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिसके बिहाफ पर इलेक्शन कमीशंस के द्वारा उनको रजिस्टर्ड पार्टी के रूप में नॉमिनेट किया जाता है, उनको नामांकित किया जाता है और उसके बाद वो बोल देते हैं कि ये हमारी एक पार्टी है जो कि रजिस्टर्ड हो चुकी है किसके द्वारा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। इन इंडिया एवरी पार्टी हैज़ टू गेट इटसेल्फ रजिस्टर्ड विद इलेक्शन कमीशन। तो यही बात मैंने आपको अभी बताई, कोई भी पार्टी है बेटा उसको अगर अपने एग्जिस्टेंस को लेके आना है तो उसको इलेक्शन कमीशन के द्वारा क्या करना पड़ता है बेटा, रजिस्टर्ड करना पड़ता है। द लेटर गिव्स एज ए सिंबल टू द पॉलिटिकल पार्टीज़। और इसको क्या दिया जाता है बेटा, पहले तो वो क्या करेंगे बेटा, लेटर का मतलब होता है बाद का, लेटर इज ए वर्ड विच इज़ मीनिंग एज बाद का, और फॉर्मर का मतलब होता है पहले का। तो फॉर्मर में क्या करना पड़ता है, पहले पार्टी को इलेक्शन कमीशन के अंडर क्या करवाना पड़ता है, रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है। और जैसे ही रजिस्ट्रेशन होगा द लेटर गिव्स ए सिंबल टू द पॉलिटिकल पार्टी, तो इलेक्शन कमीशन उस रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी को क्या दे देता है, एक सिंबल दे देता है बेटा, जो कि उस पॉलिटिकल पार्टीज़ को जब भी इलेक्शंस वगैरह कंटेस्ट होते हैं या कंपेनिंग वगैरह की जाती है या लोगों को कन्विंस किया जाता है कि आप हमें वोट दो, तो सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि इलेक्शंस में गवर्नमेंट जब भी इलेक्शन कंटेस्ट होते हैं इलेक्शन कमीशन के द्वारा तो कोई भी जनता उसमें क्या करती है, अपने वोट को देती है उस सिंबल के तौर पर। ए पॉलिटिकल पार्टी विच हैज़ ए नेशन वाइड प्रेजेंस। नेशन वाइड प्रेजेंस का मतलब बेटा वो सिर्फ एक स्टेट तक सीमित नहीं है, नेशन वाइड प्रेजेंस है, अलग अलग स्टेट्स में उसके अलग अलग प्रेजेंस के अलग अलग उसके कैंडिडेट्स हैं जो कि सारे के सारे सेंटर में एग्जिस्ट करती है। वो किसी भी एक स्टेट या लोकल गवर्नमेंट तक सीमित नहीं है बल्कि पूरे के पूरे देश में वो फैली हुई है, तो उसको हम बोलेंगे नेशन वाइड प्रेजेंस। और इसका एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, देयर आर टू मेजर पार्टीज विच आर एग्जिस्टेंस इन इंडिया विच कैन बी कॉल्ड एज नेशन वाइड प्रेजेंस, फॉर एग्जाम्पल भारतीय जनता पार्टी एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस। लेकिन इसके कुछ क्राइटेरिया होते हैं बेटा, नेशन वाइड प्रेजेंस में या सेंटर के लेवल पर अगर किसी गवर्नमेंट को बोला जाता है तो उसके क्या होते हैं बेटा, कुछ क्राइटेरिया होते हैं। क्राइटेरिया क्या होता है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, विच सिक्योर एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट्स इन लोकसभा इलेक्शंस, जिसने जितनी भी टोटल वोट्स हैं दैट कैन बी अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट कंडीशन, उसने कम से कम 6% टोटल वोट का क्या किया हो बेटा, सिक्योर किया हो। कहाँ पे, लोकसभा इलेक्शंस और असेंबली इलेक्शंस में इन एटलीस्ट 4 स्टेट्स में बेटा, एंड विन एटलीस्ट 4 सीट्स इन द लोकसभा इज रिकॉग्नाइज एज नेशनल पार्टी। उसको क्या बोला जाता है बेटा, नेशनल पार्टी के रूप में रिकॉग्नाइज किया जाता है। ध्यान से समझो इसको। A political party which has nationwide presence and which secures at least 6% of total votes। सबसे पहले तो उसका nationwide presence होना चाहिए और which secure at least 6% of total votes in लोकसभा इलेक्शन और असेंबली इलेक्शंस in at least 4 states बेटा। या तो लोकसभा में
6% कम से कम अर्जित किया हो, प्राप्त किया हो, या फिर असेंबली इलेक्शंस में कम से कम 4 स्टेट्स में बेटा क्या किया हो, बेटा 4 स्टेट्स होने चाहिए तो असेंबली इलेक्शन से रिलेटेड है, और लोकसभा की बात हो रही तो टोटल वोट्स का 6% होना चाहिए, एंड विन एटलीस्ट 4 सीट्स इन लोकसभा इज रिकॉग्नाइज्ड एज नेशनल पार्टी। देखो ये चीज़ें समझने के लिए पहले ना देखो यहाँ पे 2 केस हैं बेटा। एक पहला केस क्या है भाई, लोकसभा में टोटल वोट का 6% कम से कम लिया हो, ज़्यादा हो सकता है 6 से कम नहीं हो सकता। एटलीस्ट का मतलब ये बेटा कम नहीं हो सकता, कम से कम 6 का मतलब होता है भी 6 से कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा हो तो कोई परेशानी नहीं है। ये था फर्स्ट केस भाई, लोकसभा में 6% से ज़्यादा हो। दूसरा 2 आते हैं बेटा सेकंड केस में, इसके 2 पार्ट्स हैं। 2 पार्ट्स का मतलब क्या है, असेंबली इलेक्शंस में 4 स्टेट्स में हो बेटा। अब देखो ध्यान रखना 6% कम से कम किस में होना चाहिए, असेंबली इलेक्शंस में होना चाहिए, और असेंबली इलेक्शंस कितने स्टेट्स का होना चाहिए, 4 स्टेट्स का। अगर इन सब चीज़ों को जोड़कर आप लिखोगे तो इसका मतलब है 4 स्टेट्स के असेंबली इलेक्शंस में 6% से ज़्यादा सीट हो, एंड 4 सीट्स इन लोकसभा, और कम से कम 4 सीट्स किस में हो, लोकसभा में हो, तब उसको हम नेशनल पार्टी बोलते हैं। या तो आप 6% अपना टोटल कहाँ पे ले लो बेटा, वही लोकसभा में ले लो, या फिर आप असेंबली में 4 स्टेट्स में 6% से ज़्यादा लो और 4 सीट्स आप अपनी लोकसभा में ले लो, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, हम नेशनल पार्टी बोलते हैं। और एक मेन इंपॉर्टेंट बात हमने ऊपर भी पढ़ी कि नेशन वाइड प्रेजेंस होना बहुत ही आवश्यक होता है। उसके बाद आता है ए पॉलिटिकल पार्टी विच सिक्योर एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट्स इन द इलेक्शन टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट्स एंड विन एटलीस्ट 2 सीट्स इन रिकॉग्नाइज्ड एज ए स्टेट पार्टी। अब स्टेट पार्टी का आता है बेटा, जहाँ पे असेंबली इलेक्शन से बेटा यहाँ पे अब लेजिस्लेटिव असेंबली आ जाती है जो कि स्टेट लेवल पे होती है। 6% टोटल वोट्स होने चाहिए आपके लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट्स में, और विन एटलीस्ट 2 सीट्स होने चाहिए बेटा इज रिकॉग्नाइज एज स्टेट पार्टी। इसको क्या बोलते हैं बेटा, स्टेट पार्टी। लगभग दोनों के क्राइटेरिया सेम है, लेकिन दोनों में एक डिफरेंस है। एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस, डिफरेंस ये है एक आपका सेंटर लेवल पे है और एक आपका किस पे है, स्टेट लेवल पे है। अब दूसरा आता है बेटा इसके बाद नेशनल पार्टीज इन इंडिया। देखो अब नेशनल पार्टी इंडिया में कुछ पार्टीज़ बेटा, देखो वैसे तो पार्टी हमने ऊपर पढ़ी थी 750 से ज़्यादा पार्टीज़ हमारी जो एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन सारे की सारी क्या आप सारी की सारी पार्टी तो नहीं पढ़ सकते ना, लेकिन कुछ मेन पार्टीज़ होती हैं बेटा जो कि आपकी सेंटर लेवल पे भी आती हैं और जो आपकी स्टेट लेवल पे भी आती हैं। तो जो सेंटर और स्टेट लेवल पे आती हैं तो उन पार्टीज़ के अनुसार क्या होता है, उन पार्टीज़ की आइडियोलॉजीज़ के बारे में कई बार 1 मार्क्स में आ जाता है। उन पार्टीज़ के बारे में भाई उनकी फॉर्मेशन कब हुई थी तो उनके बारे में पढ़ना बहुत ही आवश्यक होता है। और जिनमें से 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है बेटा, वो होती है बेटा, वो आपकी होती है मेन पार्टी जो आपकी नेशन वाइड प्रेजेंस है, जिसकी फॉर्मेशन होती है गवर्नमेंट की। वन इज़ इंडियन नेशनल कांग्रेस, अनदर इज़ भारतीय जनता पार्टी। तो ये दोनों की दोनों होनी बहुत ही ज़रूरी है बेटा, जिनके बारे में तो कुछ पार्टीज़ दी गई हैं बेटा जिनके बारे में हमें पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। तो उन पार्टीज़ को देखते हैं। सबसे पहले आती है नेम ऑफ द पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड कैन बी टोल्ड एज इन शॉर्ट फॉर्म INC। तो कौन सी पार्टी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ईयर ऑफ फाउंडेशन है बहुत पहले का बेटा, सबसे ओल्डेस्ट पार्टी हमारी 1885, और उस टाइम की पार्टी है कि जिस टाइम पे बेटा हमारा देश आज़ाद भी नहीं हुआ था और हमारे जो लीडर्स थे बेटा, महात्मा गांधी थे, मोहम्मद अली जिन्ना थे, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, इन सब ने मिलकर एक पार्टी का निर्माण किया था जो कि हमारे अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ भी हमारी इस पार्टी ने हमारा इलेक्शंस को कंटेस्ट किया था। दैट इज़ नोन एज इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो कौन सी पार्टी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस थी। तो अगर इसके ईयर ऑफ फाउंडेशन की बात होगी तो 1885 में इसका ईयर ऑफ फाउंडेशन है। बेसिक आइडियोलॉजीज, देखो आइडियोलॉजीज क्या होती है, एक बेसिक एम होता है बेटा जिसके अनुसार इस पार्टी का सारी पॉलिसी, सारे एजेंडा, मोड्स ऑपरेंडी, सारे प्रिंसिपल, वर्क सारे इसके अनुसार होते हैं। तो इसी के आधार पर उसको उस पार्टी का बेसिक आइडियोलॉजीज बोला जाता है। तो इसकी बेसिक आइडियोलॉजी क्या थी, एंडोर्सिस सेकुलर प्रिंसिपल। सेकुलर प्रिंसिपल्स का मतलब है जैसा कि हमारी डेमोक्रेसी बताती है कि हमारा जो स्टेट है, हमारा स्टेट कैसा है, जो किसी भी धर्म को नहीं मानता, सभी धर्मों को
एक्सेप्ट करता है तो उन सेकुलर प्रिंसिपल को एंडोर्स करना, आगे बढ़ाना, एम्स एट द वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शंस एंड माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़। और जो वीकर सेक्शन है, जो कि हमारे SC ST से बिलोंग करते हैं या इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं या फार्मर्स हैं जो वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं, उनके वेलफेयर के लिए, उनके अच्छे के लिए, उनके बेनिफिट्स के लिए वर्क करना और माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के लिए वर्क करना। तो एक तो सेकुलर प्रिंसिपल को एंडोर्स करती है और वेलफेयर ऑफ द वीकर सेक्शन के लिए माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ में वर्क करती है। तो ये हमारी क्या है बेटा, बेसिक आइडियोलॉजीज़ हैं। सिंबल क्या है इसका बेटा, ये आपका हाथ का सिंबल है जो कि आपका इसका सिंबल है। तो इस प्रकार इंडियन नेशनल कांग्रेस है बेटा 1885 में ईयर ऑफ फाउंडेशन है, सेकुलर प्रिंसिपल के ऊपर एंडोर्स करती है, वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शन और माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ के ऊपर वर्क करती है। नेक्स्ट आती है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी का ईयर ऑफ फॉर्मेशन है, ये भी बहुत ही नेशन वाइड प्रेजेंस की हमारी पार्टी है बेटा, जो कि नेशनल लेवल पे एग्जिस्ट करती है। 1980 में ये हमारी आई थी। देखो एक ऊपर एक बात हमारी रहेगी, 1885 के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस कई बार स्प्लिट हुई है बेटा। स्प्लिट होने का मतलब क्या है, इस पार्टी से बहुत सारी नई पार्टियों का निर्माण भी हुआ है। तो इस प्रकार ये बात भी ध्यान रखना है। अब आती है भारतीय जनता पार्टी, कैन बी आल्सो कॉल्ड एज BJP, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में BJP बोलते हैं। इसके 1980 में ईयर ऑफ फाउंडेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 6 कंप्लीट इंटीग्रेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विद इंडियन बिलीव्स इन कल्चरल नेशनलिज्म, हिंदुत्व एंड यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर ऑल पीपल्स। बेटा कंप्लीट इंटीग्रेशन को मानती है बेटा, चाहती है कि कंप्लीट इंटीग्रेशन हो, जुड़े जम्मू एंड कश्मीर विद इंडिया के बिलीव्स के साथ, कल्चरल नेशनलिज्म, हिंदुत्व, जो कि हिंदुत्व जो हमारा कल्चर है, हमारा नेशनलिज्म हिंदुत्व के अनुसार कार्य करती है, एंड यूनिफॉर्म सिविल कोड। और यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब होता है सबके सब पीपल को इक्वलिटी प्रदान की जाए, और जो कोड आपकी कंट्री में एग्जिस्ट करता है दैट वी बिलोंग टू लॉ से बिलोंग करे या जुडिशरी से करे या किसी को या फिर इकोनॉमी से बिलोंग करे, तो वो सिविल कोड बिल्कुल यूनिफॉर्म होना चाहिए। कहने का मतलब इसका किसी में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए कि रिच के लिए वो सिविल कोड अलग है और प्योर पीपल्स के लिए अलग है, सब के लिए बिल्कुल यूनिफॉर्म होना चाहिए। तो क्या करती है बेटा, 6 कंप्लीट इंटीग्रेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विद इंडिया, बिलीव्स इन कल्चरल नेशनलिज्म एंड यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर ऑल पीपल्स। तो ये आपकी भारतीय जनता पार्टी। उसके बाद आती है बहुजन समाज पार्टी, जो कि आपकी बहुजन समाज पार्टी कैन बी टोल्ड एज इन शॉर्ट फॉर्म एज BSP। बहुजन समाज पार्टी है, एक्चुअल में दिस इज़ नोट ये आपकी पार्टी बेटा नेशनल प्रेजेंस की नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ये इंपॉर्टेंट है। 1984 में इसकी ईयर ऑफ फाउंडेशन है और इसका जो बेसिक आइडियोलॉजी है, चैंपियंस द कोज ऑफ दलित्स, आदिवासीज एंड OBC के लिए। तो अपने आप में ये इम्पोर्टेंट क्यों हो जाती है, क्योंकि बेटा जब ये आपकी किसके लिए बेटा, कोज ऑफ दलित्स, आदिवासीज और किसके लिए, OBCs के लिए बनाई गई है, जिसको हमने क्या बोला है बेटा, बहुजन समाज पार्टी बोला है। और कब आई थी बेटा ईयर ऑफ फाउंडेशन, 1984 में आई थी और शॉर्ट फॉर्म में BSP है। और ऊपर हमने किसका सिंबल छोड़ दिया था बेटा, जो कि कमल का फूल है, जो कि आपका भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करता है। और आपका जो बहुजन समाज पार्टी का बेटा, वो आपका बेटा किससे बिलोंग करता है, हाथी से बिलोंग करता है। एलिफेंट इसका क्या है, साइन है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट बेटा, जिसको CPI भी बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, CPIM बोलते हैं, 1964 में आई थी। और इसका जब बिलीव्स किस में करते हैं बेटा, प्रिंसिपल ऑफ सोशलिज्म। सोशलिज्म होता है बेटा सामाजिकता, जिसमें लोगों के कैपिटलिज्म को छोड़कर लोगों के हित के लिए कार्य किए जाते हैं, जहाँ पे जो मेन एम होता है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं होता, बल्कि लोगों की सोशलिटी होती है। मार्क्सिज्म, लेनिज्म, सेकुलरिज्म एंड डेमोक्रेसी। सेकुलरिज्म का मतलब क्या है बेटा, कि आपके जितने भी धर्म हैं सभी धर्म को अपनाना, किसी भी एक धर्म को सुपीरियर साबित ना होने देना, और डेमोक्रेसी के अंडर वर्क करना बेटा। हथौड़ा और ये आपकी सिकल इसकी क्या है बेटा, साइन है। और इन दोनों पार्टीज़ में ध्यान रखना बेटा, ये 2 पार्टीज़ हैं। एक तो पार्टी आपकी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट 1964 में आई थी, जो कि प्रिंसिपल सोशलिज्म, मार्क्सिज्म और लेनिज्म और सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी के अकॉर्डिंग वर्क करती है। और दूसरी भी सेम टू सेम इसके जैसी है, बस दोनों में डिफरेंस क्या है, ऊपर वाले में सोशलिज्म ऐड किया गया है और ये दूसरे वाली थोड़ी पुरानी पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो 1925 में आई थी।
और इसका जो है बेटा, इसमें आपकी फसल है और उसके साथ सिक्कल है, ऊपर वाले में हथौड़ा है और उसके साथ सिक्कल है। ये इन दोनों में डिफरेंस है जो कि कई बार आ जाता है आपका। तो सेकंड थी बेटा आपकी, सेकंड लास्ट थी सीपीआई पार्टीज बेटा, जो कि आपकी आती है। उसके बाद आती है बेटा नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी और ऊपर वाली है बेटा इंडियन नेशनल कांग्रेस। इन दोनों में डिफरेंस है बेटा। इंडियन नेशनल कांग्रेस है बेटा, एक तो वो पार्टी है, और एक है बेटा नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी है बेटा, जो कि आपकी किसमें है, बिलीव्स इन डेमोक्रेसी, इक्वलिटी एंड सोशल जस्टिस एंड फेडरलिज्म। देखो, बिलीव इन डेमोक्रेसी में बिलोंग करती है, लोकतंत्र में, इक्वलिटी में करती है, समाज जो इक्विटी क्या होती है बेटा, जहाँ सब लोगों को हम क्या रखते हैं, इक्वल रखते हैं। सोशल जस्टिस, लोगों का जस्टिस करना लेकिन सोशल के आधार पर, और फेडरलिज्म के आधार पर। फेडरलिज्म का ये चैप्टर सेकंड मैंने आपको बढ़ाया भी था बेटा, तो वहाँ से भी आप सीख सकते हैं। और इसका मेन जो वो है बेटा, वो क्या है बेटा, इसका है वोच, जो कि इसका एक सिंबल है, जो कि आपकी नेशनल कांग्रेस पार्टी है। तो ये आपकी 6 पार्टीज़ हैं बेटा, जिनके आपको नाम याद होने चाहिए और इनकी फाउंडेशन के बारे में पता होना चाहिए, और इनकी आइडियोलॉजी, जो बेसिक आइडियोलॉजीज़ रही हैं बेटा, उनके बारे में पता होना चाहिए। तो इसको आपको पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ना है। इंडियन नेशनल कांग्रेस को, भारतीय जनता पार्टी को और बहुजन समाज पार्टी को एक साथ पढ़ना है, और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट को, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इसको एक साथ पढ़ना है और दोनों में डिफरेंस क्रिएट करना है, और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी को इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ पढ़ना है बेटा। तो ये थी आपकी बेटा आपकी नेशनल पार्टीज़। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। एक बार मैं बता देता हूँ आज हमने क्या क्या पढ़ा। एक तो पार्टी सिस्टम के बारे में हमने ज़्यादा जोर आज आपका दिया है बेटा मल्टी पार्टी सिस्टम में। जो आपका मल्टी पार्टी सिस्टम होता है, जिसमें गवर्नमेंट अपनी ओन पे भी और दूसरी गवर्नमेंट के साथ अलायंस करके भी गवर्नमेंट की फॉर्मेशन कर देती है, जो कि सिस्टम आपका कहाँ पे एग्जिस्ट करता है बेटा, इंडिया में एग्जिस्ट करता है। और इसी के साथ हमने देखा था, इसका एक ड्रॉबैक भी देखा था, भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाती, क्योंकि जैसे ही अलायंस होता है तो लोगों के इंटरेस्ट क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, और उनका मोडस ऑपरेंडी और उनकी जो पॉलिसीज़ है बेटा, उससे जो गवर्नमेंट क्या हो जाती है, कई बार इनफेक्टिव हो जाती है। एक तो हमने ये पढ़ा था इसमें। एक हमने पढ़ा था पॉलिटिकल पार्टीज़ इंडिया के बारे में। हमने देखा नेशनल पार्टी के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, स्टेट पार्टी के लिए क्या रिक्वायरमेंट है। तो इसमें हमने देखा था सबसे पहले पार्टी को इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद उनको एक सिंबल दिया जाता है, और नेशनल पार्टी होने के लिए एटलीस्ट 6% या तो टोटल वोट्स लोकसभा में होने चाहिए, या फिर सेकंड केस में 6% तो असेंबली इलेक्शन एटलीस्ट 4 स्टेट्स में तो चाहिए ही चाहिए, और उसके साथ साथ कम से कम 4 सीट्स आपकी लोकसभा में भी क्या होनी चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड होने चाहिए। और एक पॉलिटिकल पार्टी विच सिक्योर 6% टोटल वोट अपना लेजिस्लेटिव असेंबली में पढ़ लेती है, और एटलीस्ट 2 सीट्स किस में हो बेटा, स्टेट्स पार्टी में हो, तो वहाँ पे क्या हो जाती है, गवर्नमेंट आपकी स्टेट पार्टी हो जाती है। उसके बाद हमने 6 पार्टीज़ के बारे में पढ़ा, इंडियन नेशनल कांग्रेस, एरो फाउंडेशन, आइडियोलॉजीज़, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सिस्ट, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एंड नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम स्टेट पार्टीज़ इन इंडिया के बारे में, और उसके बाद हम बेटा इसको देखेंगे अलग अलग रीजन में किस तरीके से पार्टी हैं, और चैलेंजेस टू द पॉलिटिकल पार्टीज़, और पार्टीज़ को रिफॉर्म्ड कैसे कर सकते हैं बेटा, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। सो थैंक यू वेरी मच आज का सेक्शन अटेंड करने के लिए। अगर आपको क्लास अच्छी लगी और सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई हो, तो प्लीज़ लाइक्स एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।